क्लास 10th में मेटल्स नॉन मेटल्स में हम अगला टॉपिक देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ओके, लेस रिएक्टिव मेटल्स में हमें पता है लेस रिएक्टिव मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आते हैं, नीचे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मरकरी, कॉपर, ओके एक्सेट्रा। नोट कर लेता हूँ मैं, देखिए जैसे कि मरकरी एंड कॉपर, ओके एक्सेट्रा, दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम सुनिए, लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम इसको हम हीट करते हैं बस सिंपली। ओके, इसको हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद हीट करने से इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है। ओके, हीट करने से ही इनके ऑक्साइड्स का रिडक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हमको सल्फाइड मिल रहे हो तो सबसे पहले सल्फाइड से हम क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। सल्फाइड से क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, एंड दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग। याद है आपको, विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता था, सल्फाइड ओर को, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर को, किसी मेटल के सल्फाइड ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास ठीक है, इसमें चलिए हम नोट कर लेते हैं। The less reactive metals which are quite low in the activity series are extracted by the reduction of their oxides by heat alone. Okay, by the reduction of their oxides. इसके एग्जाम्पल देखते हैं। By the reduction of their oxides by heat alone. Okay, by heat alone. Okay, केवल हीट देके ही आप इसको क्या करा सकते हैं, रिड्यूस करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी की हेल्प से, इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, बताइए मरकरी के ओर का नाम बताइए। मरकरी का जो सल्फाइड ओर होता था उसका नाम बताइए, क्या होता है, सिनाबार। ओके, वेरी गुड। तो ये जो सिनाबार होता है जिसमें कि क्या अवेलेबल होता है, मरकरी, मरकरी सल्फाइड। कौन सा मरकरी सल्फाइड है ये, मरकरी, ध्यान दें, मरकरी सेकेंड सल्फाइड है ये, मरकरी सेकेंड सल्फाइड। आपको देखिए चार्जेस वाली एक टेबल दी हुई है, उसमें Hg+ भी होता है और Hg2+ भी होता है ना। क्यों भाई, ये आपको जो पीरियोडिक टेबल दी है उसमें Hg+ भी होगा और Hg2+ भी। तो यहाँ पर ये अस होता है मर्क्यूरस, और ये क्या होता है, मर्क्यूरिक, ज्यादा वाला एक, कम वाला अस। तो इसको आप इसको आप मरकरी सेकेंड सल्फाइड बोलिए, या आप इसको बोल सकते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, ठीक है ना, ओके ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, तो अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए ये सल्फाइड है, तो इस सल्फाइड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोस्टेड इन एयर। तो याद रखिएगा, दिस सल्फाइड इज रोस्टेड इन एयर। रोस्टिंग क्या प्रोसेस होता था, सल्फाइड से क्या बनाते थे हम, बताइए, ऑक्साइड। तो चलिए देखिए बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम रोस्टिंग करते हैं। ये देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन होगी HgS, जो कि कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको हम एयर के प्रेजेंस में O2 ये हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, एयर से मिल रही है। O2 के प्रेजेंस में इसकी हम क्या कराएंगे, रोस्टिंग प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, क्या क्या बन जाएगा बताइए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब सल्फर हटके क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। तो देखिए HgO, नाम क्या है इसका, मरकरी सेकेंड ऑक्साइड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ओके, प्लस हमको मिल जाती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस मिल जाती है, सल्फर डाई। नाउ बैलेंस करते हैं इसको। अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखिए किस तरीके से बैलेंस करते हैं। देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 + 1 दैट इज 3। ओके, आ जाइए, ठीक है, 2 + 1 दैट इज 3 ऑक्सीजन। अब देखिए 2 + 1 इज 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कितना लगाऊंगा, 3, एंड 3 2 का कितना हो जाएगा, 6। ओके, इधर बैठ जाइए बेटा।
2 + 1 is 3 और 2 यहाँ पे 2 है और 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है तो हम कितना बना लेते हैं उसको 6, अक्सर आपने देखा है। तो यहाँ मैं 3 लगा लेता हूँ, 3 2 कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा 2, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 4। ओके, अब देखिए मरकरी कितना हो गया Hg2, यहाँ पर क्या लगा देंगे 2, सल्फर कितना है यहाँ 2, यहाँ पर सल्फर कितना है 1। ओके, तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे 2। अब देखिए 2 2 क्या हो गया 4। ओके ओके, अब हुआ है जाके 2 2 4 + 2 6, पहले गलत से काउंट कर लिया था। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब ये स्टेप 1 था, रोस्टिंग करना स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या करते हैं बताइए। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, आपको सबके नाम लिख लेते हैं। देखिए ये क्या है बताइए, इसके नाम लिख लेते हैं। ये क्या है मरकरी सेकेंड सल्फाइड, जिसका एक और नाम है, क्या नाम है बताइए मर्क्यूरिक सल्फाइड, मैंने लिखा हुआ है। ये मुझे कहाँ से मिला सेनाबाद से। ये एयर मुझे कहाँ से मिली, सॉरी ऑक्सीजन मुझे कहाँ से मिली, ये ऑक्सीजन मुझे मिलती है एयर से, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा बताइए मरकरी सेकेंड ऑक्साइड, या इसको मैं क्या बोलूँगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और ये कौन सी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है बताइए। हाँ, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब देखिए इसमें स्टेप नंबर 2 हम क्या करते हैं, ये किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम, लेस रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं, जिसमें 2 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या कराते हैं सल्फाइड की रोस्टिंग, जिससे हमें ऑक्साइड मिलता है। और स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी लिखा था। लेस रिएक्टिव मेटल्स को केवल किसी रिडक्शन एजेंट की जरूरत उन्हें नहीं होती है, किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत उन्हें नहीं होती, बिकॉज दे आर ऑलरेडी लेस रिएक्टिव। तो जैसे आप हीट कर दोगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो खुद ही फ्री हो जाएगा, खुद ही निकल जाएगा। उसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट लगाने की उसमें जरूरत हमको नहीं है। ओके, तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं। ये जो HgO मुझे मिला हुआ है, इस HgO को 2 HgO जो मुझे मिला हुआ था यहाँ पर, ठीक है, इस HgO को जो कि कौन से फॉर्म में मिलता है हमको सॉलिड फॉर्म में। ओके, इस HgO को हम हीट कर देते हैं। ये रिडक्शन हो गया। ओके, अब देखिए ये हमको मरकरी मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में यहाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट हम करते हैं। और ऑब्वियसली मरकरी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में, पता है हमें। और क्या मिल जाएगा हमें O2 गैस। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2, दिस इज द बैलेंस। ये जो मेटल मिला हुआ है, देखिए मरकरी मेटल है ये क्या है मरकरी मेटल। अब ये मरकरी मेटल इम्प्योर भी होगा, जिसकी हम क्या करेंगे रिफाइनिंग अभी करेंगे, तो वो बिल्कुल हमको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा ना। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, बताइए कॉपर के सल्फाइड का के और का नाम बताइए। हाँ, कॉपर ग्लैंस। ओके, तो सेकेंड हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल। देखिए इसके भी 2 स्टेप होंगे। नंबर 1 क्या करेंगे हम, कॉपर का जो सल्फाइड और कॉपर का जो कॉपर सल्फाइड होता है, जो कि किस में मिलता है हमको, कॉपर के सल्फाइड और का नाम क्या है कॉपर ग्लैंस। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं इसको। देखिए ये है कॉपर, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 1, ये कॉपर 1 सल्फाइड है। कैसे पता किया मैंने, ध्यान दें कॉपर पे चार्ज क्या क्या पॉसिबल है, +1 और +2, और सल्फर पे कितना होता है 2-। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊंगा तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो Cu2S बनेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों का बनाऊंगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और फॉर्मूला क्या बनेगा CuS। तो ये यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 1, तो हमने कौन सा लिया है 1 वाला। ठीक है ना, तो याद रखिए कॉपर ग्लैंस में कॉपर का कौन सा सल्फाइड होता है
क्यूप्रिक सल्फाइड, ओके, कम वाला अस और ज्यादा वाला इक। तो कॉपर सल्फाइड ये मैंने लिया Cu2S। अब सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एयर से मिल रहा है और ये रोस्टिंग कर दी हमने, स्ट्रांगली हीट करेंगे इसको, क्या क्या बन जाएगा बताइए, Cu2O बन जाएगा, कॉपर 1 ऑक्साइड, Cu2O दैट इज कॉपर 1 ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस निकलेगी बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेम है। तो इसकी बैलेंसिंग देखिए करेंगे, किस तरीके से बैलेंस करेंगे इसको, 1 + 2, 3 ऑक्सीजन है, 3 है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, 3 2 सा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को हैंडल करने के लिए हम, कॉपर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 6 को हैंडल करने के लिए यहाँ मैं कितना लगाऊंगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 सा 4, 4 + 2 6 ऑक्सीजन, लेकिन कॉपर कितना हो गया, 2 2 सा 4, इसलिए यहाँ क्या लगाऊंगा, 2 2 सा 4 और सल्फर 2, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। फिर 2 Cu2S in the solid form plus 3 O2 gives 2 Cu2O plus 2 SO2, okay, now अच्छा एक चीज थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लास्ट टाइम जो HgO को मैंने Hg में चेंज किया था ना, HgO को स्ट्रांगली हीट करके जो Hg में चेंज किया था, कौन सी गैस निकली थी, ऑक्सीजन। वहाँ टेम्परेचर नोट कर लेना 300 डिग्री सेल्सियस, ओके, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, वहाँ टेम्परेचर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब हाँ बताइए अब क्या करें, ये कॉपर ऑक्साइड मिल गया है Cu2O, इस कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, हीट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड को हम अकेले हीट नहीं करते हैं, अलोन हीट नहीं करते हैं इसको हम, जैसे कि हमने HgO को अलोन हीट कर दिया था, कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करते हैं कॉपर सल्फाइड के साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ, और याद रखिए एयर प्रेजेंट नहीं होती है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ओके। इसमें देखिए थोड़ा सा समझिए बात को, यहीं पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करिएगा, Cu2S मैंने लिया हुआ है, पहले मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ स्ट्रांगली हीट करके, उसको क्या बनता जा रहा है मेरे पास, Cu2O। सुनिए फिर हम ना इस रोस्टिंग को स्टॉप कर देते हैं, ध्यान सुनिए क्या किया मैंने, इस रोस्टिंग को मैंने क्या कर दिया, स्टॉप। स्टॉप का मतलब समझ रहे, रोस्टिंग स्टॉप करने का क्या मतलब है, एयर की सप्लाई रोक दीजिए, एयर की सप्लाई स्टॉप कर दिया, एयर सप्लाई स्टॉप। और एयर सप्लाई जब आप स्टॉप कर देंगे तो ध्यान देखिए भाई, देखिए Cu2 भी बना हुआ रखा है, क्या सारा Cu2O में चेंज हो गया होगा, आंसर है नहीं, एक मिक्सचर होगा, किसका किसका मिक्सचर होगा, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड का। तो ये मिक्सचर देखिए किस तरीके से बिहेव करता है, जब आप एयर की सप्लाई को स्टॉप कर देते हैं तो ये इस तरीके से बिहेव करता है, Cu2O plus Cu2S gives, कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर मेटल फ्री हो जाता है, ये कॉपर मेटल है, ठीक है ना, और साथ में कौन सी गैस निकलने की संभावना है बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस तरीके से हम रोस्टिंग कराते हैं, एयर स्टॉप कराते हैं, रोस्टिंग कराते हैं, एयर स्टॉप कराते हैं, प्रोसेस चलता रहता है, ओके। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कॉपर मेरे को सॉलिड फॉर्म में मिला है, Cu2S मेरा कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, ओके। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम अनऑक्सीडाइज्ड ओर, इसका लिखने का क्या मतलब है, फ्रॉम अनऑक्सीडाइज्ड ओर का मतलब है कि आपने क्या स्टॉप कर दिया है, एयर, ठीक है, आप उसको ऑक्सीडाइज नहीं कराना चाहते हैं, आपने एयर की सप्लाई रोक दी है, तो ऑक्सीजन मिलना उसको बंद हो जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा, तो ये हो गया। अब इसको चलिए बैलेंस करते हैं। देखिए किस तरीके से बैलेंस होगा ये। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, या फिर कॉपर से बैलेंस करना हो कॉपर से बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन से बैलेंस करना ऑक्सीजन से कर लीजिए। ऑक्सीजन इज हियर 2, यहाँ पर क्या लगा देंगे 2, कॉपर 2 2 ज़ा 4, 2 6, यहाँ 6 लगा देंगे। आई थिंक ये बैलेंस इस तरीके से इसको हम बैलेंस करेंगे। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब ये जो मेटल आपको मिले हुए हैं, कॉपर मिला या मरकरी मिला, दे आर नॉट प्योर, ये प्योर नहीं है। अच्छा, और हमने देखिए ये भी पढ़ा होगा जो मॉडरेटली मेटल मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स थे जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, टिन, लेड एक्सेट्रा, जो मिडिल में आते थे रिएक्टिविटी सीरीज के, उनको आप केवल अकेले हीट करके रिड्यूस नहीं करा सकते। उसके लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन या एल्युमिनियम पाउडर की जरूरत होती थी, ये याद रखिए। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं जैसे कि कॉपर और मरकरी, उनको रिड्यूस कराने के लिए हमको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको केवल क्या कर देंगे, हीट, पहले रोस्टिंग करेंगे उसके सल्फाइड ओर की, और उसके बाद क्या करेंगे उसके ऑक्साइड को अलोन हीट कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन अपने आप निकल जाएगा यहाँ से और कॉपर आपको फ्री मिल जाएगा या मरकरी आपको फ्री मिल जाएगा। कोई डाउट है बताइए इसमें। अब ये जो मेटल्स मिले हैं ये फ्री नहीं है, इन मेटल्स की हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग। आइए जरा सीखते हैं रिफाइनिंग क्या होती है, और इसमें कुछ नोट्स बनाते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं कि कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होती है। जो हमारे सिलेबस में वो हम करेंगे, बाकी आप क्लास 12 में डिटेल में देखेंगे। ओके, तो देखिए ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है। देखिए द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जो मेटल आपको मिला लास्ट टाइम अभी रोस्टिंग वगैरह करके, रिडक्शन वगैरह करके जो फ्री मेटल मिला, दैट इज नॉट प्योर, उसको प्योर करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो नोट कर लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल्स, the process of purifying impure metals is called refining of मेटल्स। ओके, देखिए रिफाइनिंग करने के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट जो सबसे फेमस मेथड है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। द मोस्ट पॉपुलर मेथड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ध्यान दें इधर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस पता है ना, बहुत बार डिस्कस किया हमने। हाँ, ठीक है। मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल एक्सेट्रा, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, चलिए अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। इसके फीचर्स नंबर 1, देखिए 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है इसमें। नंबर 1 सुनिए, जो इम्प्योर मेटल होगा ना, जैसे कि इम्प्योर कॉपर की जो रॉड, जो भी आपको पीछे मिला ना रिडक्शन करके कॉपर मेटल जो फ्री मिला, तो इम्प्योर कॉपर की हम रॉड बनाते हैं, उस रॉड को हम कहाँ लगाते हैं, एनोड पे। फिर से आपको याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, एनऑक्स रेड कैट, याद है आपको, एनऑक्स रेड कैट, मतलब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन,
और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना? लूज, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना? गेन। ठीक है ना? तो याद रखिए, अभी हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, बट याद रखिए कि जो इम्प्योर मेटल का रॉड होगा उसको हम कहाँ रखेंगे? एनोड पे। एनोड पे का मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे रखेंगे। उसके बाद दूसरा हम याद रखेंगे कि जिस मेटल को आपको रिफाइन करना होता है उस मेटल का ही प्योर रॉड, उस मेटल का ही प्योर रॉड, जैसे मेरे को कॉपर को रिफाइनिंग करना है तो मैं कॉपर का रॉड किधर लगाऊंगा? कैथोड पे। ठीक है ना? और कैथोड पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। ओके, चलिए अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं किस तरीके से होता है। इसमें तीन बातें अब हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1, a thick block of impure metal is made anode. A thick block of impure metal is made. Impure metal is made anode. प्लीज ये सब बातें याद रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है कि इम्प्योर मेटल को आप क्या बनाते हैं, प्योर मेटल कहाँ रखा जाता है? प्योर मेटल को एनोड बनाना है और प्योर मेटल को क्या बनाना है? कैथोड। अब क्यों ये सब करना है अभी आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म। ठीक है, फिर अब यस कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद याद रखिए ये जो प्योर मेटल की जो मेटल की जो पार्ट आप रखेंगे वो थिन होना चाहिए, पतला। क्यों? क्योंकि इसी पर आके कॉपर धीरे धीरे क्या होता है? डिपॉजिट। अभी हम देखेंगे यहाँ से कॉपर निकल के धीरे धीरे आके यहाँ डिपॉजिट होता है और ये रॉड का थिकनेस क्या होता है? बढ़ने लगता है और इम्प्योर वाली थिनर 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 होती जाती है। ओके, वो पतली पतली और पतली होती आती है। अभी इसका देखते हैं किस तरीके से मैकेनिज्म है। अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड, अ थिन metal of the pure metal of the pure metal is made what? Cathode. Okay, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमको लर्न करना है, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जिस भी मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है उस मेटल के सॉल्ट का वाटर में सॉल्युबल सॉल्यूशन लेंगे। क्या मैंने बोला? जिस भी मेटल को प्योर करना है उस मेटल के सॉल्ट का वाटर में आप सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे। ऑब्वियसली वाटर में एक सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ मैं किसको प्यूरिफाई करने जा रहा हूँ? कॉपर को। तो मैं कॉपर का एक ऐसा सॉल्ट बताइए जो वाटर में सॉल्युबल हो, कॉपर सल्फेट। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट फॉर द मेटल या ऑफ द मेटल to be refined, metal to be refined is taken as electrolyte, is taken as electrolyte. What are electrolyte? भूल गए कि याद है? हाँ, electrolyte क्या होते हैं? The substances which can conduct in their aqueous solution. The substances which can conduct in their aqueous solution. जब उसको वाटर के साथ solution बनाया जाए, the substances which can conduct, okay, which can ionize to give cation and anion, and that cation and anion will be responsible for the conduction of electricity. That substances are known as electrolyte. So here we have an electrolyte because copper sulfate, because we are going to purify copper metal. तो the copper sulfate aqueous लिख देंगे क्योंकि किसके साथ सॉल्यूशन बनाया होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्ट का। कौन से मेटल को प्यूरिफाई करने जा रहे हो आप? कॉपर को। इसलिए सॉल्ट भी किसका चलेगा? कॉपर का। कॉपर का सॉल्ट बहुत बढ़िया सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ओके,
अब आइए इसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ER का मतलब क्या है बताइए? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। इसको डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिया आपने? हाँ, देखिए इसमें क्या करते हैं हम। यहाँ सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है बताइए? कॉपर सल्फेट का। और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम एसिडिफाइड लेते हैं, एसिडिफाइड। इसमें 2 और 3 ड्रॉप हम क्या मिला देते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्यों मिला देते हैं? ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने में थोड़ा सा और सपोर्ट मिले और सर्किट ये जो यहाँ से ब्रेक है ऐसा कंप्लीट हो जाए। H2SO4 थोड़ा सा मिला देते हैं। याद रखिएगा, हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। ओके, क्यों लेते हैं बताइए? ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो। ओके, चलिए अब इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी हमने देखा कि इम्प्योर कॉपर को कहाँ लिया जाएगा? इम्प्योर कॉपर का एक ब्लॉक या रॉड कहाँ लिया जाएगा? एनोड पे लिया जाएगा। और प्योर कॉपर का एक थिन स्ट्रिप, पतली पट्टी, उसकी कहाँ ली जाएगी? कैथोड पे ली जाएगी। कैथोड पे लेने का मतलब है कहाँ लिया जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सोर्स डीसी होना चाहिए, याद रखिए डीसी होना चाहिए। डीसी वाई? बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन हर पल क्या होती है? चेंज। डीसी में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो रिएक्शन अगर इधर जा रही है तो अगले पल पलट के इधर आएगी, इधर जाएगी, इधर आएगी। इस तरीके से प्रोसेस हमारा ठीक से नहीं चल पाएगा। तो वी विल टेक डीसी सोर्स। ओके, डीसी क्या है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो याद रखिएगा सोर्स कैसा होना चाहिए? डीसी। अब यहाँ हमने क्या लिया है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्या घटना इसमें घटती है। एक चीज और मुझे बहुत अच्छी समझ में आती है, क्या? ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है? कॉपर 2+, वो कहाँ से मिला है बताइए? देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है इसमें क्या क्या अवेलेबल है? Cu2+ और क्या अवेलेबल है? SO4 देखिए एनोड पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट हैपेंस एट एनोड। ओके, देखिए जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं आप उसको एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी क्या कर सकती है? वर्क डन। तो वो एनर्जी वर्क डन करके, देखिए ये जो इम्प्योर है यहाँ पर जो कॉपर होगा, कॉपर को ये जो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ रहा है वो मजबूर कर देगा क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, उसमें ताकत होती है, वो वर्क डन कर सकती है। तो वो वर्क डन करके यहाँ जो कॉपर है इम्प्योर पार्ट में, उस कॉपर से बोलता है हाँ भाई चलो इलेक्ट्रॉन निकालो। ओके, तो ध्यान से देखिए इस रॉड पे बहुत इम्प्योरिटी है। उसी इम्प्योरिटी में छुपा कौन है बताइए? कॉपर। तो उस कॉपर को पकड़ लीजिए। देखिए कॉपर का एक एटम मैं पकड़ के लाता हूँ यहाँ पर, और इस कॉपर को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बहुत आराम से हो सकता है। देखिए कैसे? वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इफ द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? ऐसे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन कॉपर को देने पड़ेंगे और हमने ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई? उसी कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया और उसी को बाद में दे दिया। दिखाता हूँ कैसे। देखिए कॉपर है, इस कॉपर, ये कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है? 2। याद है आपको? तो क्या बनता है? एक कॉपर का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और क्या बना देगा? Cu2+। ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते 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 कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, हाँ बताइए। हाँ हाँ, बोल तो रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव
ये बैटरी लगी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ाया है, याद है आपको? बैटरी के अंदर कैसे चलता है वो? प्लस से माइनस, और बाहर कैसे चलता है? माइनस से प्लस। दिस इज द इंटरनल सर्किट। ओके, इंटरनल सर्किट में कैसे जाएगा? प्लस से माइनस, और एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? माइनस से प्लस। तो सही तो चल रहा है, कोई दिक्कत है? ओके, नाउ ये इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पर, ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए और ध्यान दें, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है इसमें बैठा कौन कौन है? कॉपर 2+ और SO4 2-। यहाँ से कॉपर 2+ अट्रैक्ट होगा इधर, ध्यान दें प्लीज एक बार फिर से। कॉपर 2+ कहाँ से अट्रैक्ट होगा? ये जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया है मैंने कॉपर सल्फेट का, वहां से Cu2+, क्योंकि आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन बनाते तो वाटर उसका ऐसा ब्रेक कर देता है Cu2+ और SO4 2- में, तो वो Cu2+ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कौन से टर्मिनल पे खींचेगा? नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, आप ऐसे सोच सकते हैं। इधर से Cu2+ आएगा, कहां पर आएगा? नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा, और आते हुए दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ले लेगा। जरा ध्यान से सोचिएगा, ये Cu2+ कहां से आ रहा है बताइए? सॉल्यूशन से आ रहा है। ये Cu2+ सॉल्यूशन से आ रहा है, सॉल्यूशन डिस्टर्ब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ सॉल्यूशन डिस्टर्ब? सॉल्यूशन में कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसको कहाँ जाना पड़ रहा है? नेगेटिव टर्मिनल पे जाना पड़ रहा है। ओके, अगर वो डिस्टर्ब हो गया, कोई भी सिस्टम डिस्टर्ब होना चाहता है क्या? नहीं, तो वो बुलाता है जितने Cu2+ आयन इधर से खर्च होंगे उसके, उतने Cu2+ आयन को कहाँ से बुलाएगा? इम्प्योर कॉपर की जो रॉड ली है हमने, वहां भी तो कॉपर लगातार क्या कर रहे हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना रहे हैं? Cu2+। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो Cu2+ उधर जाता है, उसकी कमी को पूरा कौन करता है? रॉड से निकलने वाले Cu2+ आयन। समझ में आया आप कहानी पूरा? तो ऐसे इमेजिन करिए कि अगर यहाँ से 1 करोड़ या 1 लाख Cu2+ इधर आते हैं, तो वो आते ही क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से 1 लाख खर्च हो जाते हैं सॉल्यूशन से, वो इधर चले आते हैं। तो इधर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई, देखिए ध्यान से इधर, ये देखिए, ये कोई ऐसा सिलेंड्रिकल बॉक्स है, और इस सिलेंड्रिकल बॉक्स में सपोज कुछ अनाज भरा हुआ है, ठीक? और इसको मुझे खाली नहीं होने देना है, और बोला निकालते भी जाओ। तो जितना निकालते जाओगे साइमल्टेनियसली उतना डालते जाओगे, तो इसमें अमाउंट कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक, तो समझ में आया किस तरीके से कॉपर 2+ का फ्लो होता है? तो देखिए, कॉपर 2+ जैसे ही यहाँ से आया, वहां से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो मैं हेडिंग क्या लिखूंगा? मैं हेडिंग लिखूंगा कि एक्ट, अभी पता चलेगा इसका नाम कैथोड क्यों है, एनोड क्यों है। देखिए, कैथोड पे उधर राइट हैंड साइड क्या होता है? ये आयन आता है सॉल्यूशन से Cu2+, और आने वाले उधर से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ऐसे, ठीक है ना? और क्या बना देगा बताइए? कॉपर का एटम वापस बना देगा। कॉपर का एटम मिल गया ना आपको कॉपर। और ये कॉपर का एक एटम नहीं बनता है, क्योंकि पता नहीं कितने कॉपर के आयन आ रहे हैं, तो पता नहीं कितने कॉपर के एटम, और वो एटम क्लस्टर बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। कहाँ पर? ये जो आपने प्योर कॉपर की रॉड लगाई थी, थिन रॉड, इस पे डिपॉजिट होते धीरे धीरे ये कैसी हो जाएगी? थिकर, और ये कैसी हो जाएगी? धीरे धीरे थिनर। ठीक है ना? देखिए, ये हो गई मेरी थिकर धीरे धीरे, और ये हो गई मेरी थिनर। तो क्या होता है? कोई डाउट है? हाँ, अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो यहाँ पर गेन, तो मैं क्या बोलूँ? गेन को मैं क्या बोलता हूँ? बोलो रिडक्शन। तो क्या हो गया यहाँ पर? रिडक्शन हो गया। रेड क्या होता है? कैट, इसलिए ये क्या हो गया? हमने बोला ये घटना कहाँ पे घटती? कैथोड पे, इसलिए मैंने इस टर्मिनल को नाम क्या दिया? कैथोड। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए क्या होता है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। निकालता ही क्यों है वो? क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी देके उसको एनर्जी दे रहे हैं कि भाई निकालो। क्या होता है भाई बताओ? ठीक है ना?
तो इसको निकालना पड़ता है, और ये Cu2 क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जिस टर्मिनल पे ये हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? एनऑक्स, एनोड। विदाउट है, दिस इज द होल प्रोसेस। ओके, अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा। दिस कॉपर और एटम this copper atom from impure anode. देखिए ये कॉपर का ये जो एटम है कहाँ से आया है? सॉरी, ये कौन सा कॉपर का एटम है बताइए? एनोड से जो आया है। यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कॉपर का एटम आता कहाँ से बताइए? फ्रॉम इम्प्योर एनोड। इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा भाई, कॉपर एटम फ्रॉम एनोड। फिर वो क्या बना देता है? कॉपर का आयन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसको दिए जाते हैं बताइए? नो, ये जिस सरफेस पे निकालता है ना उस सरफेस को हम बोलेंगे इसने दे दिया। इस सरफेस पे निकाला तो क्या बोलेंगे? गिवन टू एनोड। और एनोड से चलता चलता कहाँ पहुंचता है बाद में? कैथोड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गिवन टू गिवन टू एनोड। अब ये Cu2 प्लस आयन कहाँ चला जाता है बताइए? Cu2 प्लस आयन कहाँ चला जाता है? दिस Cu2 प्लस आयन गोज टू व्हाई कैथोड? गोज टू इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट। क्योंकि गलत जा रहे हैं आप, ये डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँचता है। ये तो कहाँ आता है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन वाला कहाँ जाता है? वहाँ। और यहाँ पर हम लिख लेंगे Cu2 प्लस गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट, goes into electrolyte। ये प्रोसेस समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे आइए कैथोड पे। कैथोड पे देखिए Cu2 प्लस क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है वहां पर। तो ये Cu2 प्लस कहाँ से आया है बताइए? सॉल्यूशन से। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ से मिले बताइए? कैथोड से। भी चलते चलते वो कौन से सरफेस पे पहुंच गए? कैथोड पे। तब उसने लिए। कोई डाउट है बताइए? तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड। और ये कॉपर का एटम कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड पे कि एनोड पे? कैथोड। ठीक है, कॉपर एटम डिपॉजिट एट और ये इतनी बेसिक चीजें हैं, आगे चल के यही चीजें। कोई डाउट है बताइए? वीडियो पे होंगी ना तो आप आगे ना। अब हम डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप का। देखिए यहाँ पर डायग्राम में एक चीज हमने डिस्कस नहीं की, उसे देखिए। यहाँ पे मैंने कुछ डार्क सा बनाया हुआ है इम्प्योरिटीज, जिसको मैंने क्या बोला है? एनोड मड। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, ये इम्प्योरिटीज 2 तरीके की हो सकती हैं। या तो ये इम्प्योरिटी लेस रिएक्टिव होगी, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड। और या तो ये इम्प्योरिटी मोर रिएक्टिव होगी कॉपर से। ध्यान दें प्लीज, अगर ये कॉपर से मोर रिएक्टिव होगी तो ये कहाँ चली जाएगी? सॉल्यूशन। जैसे कि अगर ये इम्प्योरिटी आयरन होगी तो ये सॉल्यूशन में चली जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगा उसको। ठीक, लेकिन अगर ये सिल्वर या गोल्ड होगी तो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी और उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड मड। एनोड मड। ओके, तो इसको देखिए नोट कर लेते हैं हम। ये मेटेलिक इम्प्योरिटीज। तो ये R कहाँ से कहाँ तक है? दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास। ठीक है।
इम्प्योरिटीज, ये मेटालिक इम्प्योरिटीज कितने तरीके की हो सकती है? दो तरीके की। लेस रिएक्टिव, किससे लेस रिएक्टिव? कॉपर से। लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, ओके। लेस रिएक्टिव के एग्जांपल है मोर रिएक्टिव का एग्जांपल पहले लेते हैं, आयरन। और ये कहाँ चला जाता है आयरन? This pass into the electrolyte solution. Pass into the electrolyte solution and remains there. तो ये होता है, अब देखो जब And remains there. इसी के दूसरी तरफ लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, इनका क्या होता है बताइए? दे विल कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को क्या हम बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दे विल कलेक्ट, अगर कंसीडर हो रही है तो उसको डी कर दो। कलेक्ट एट द बॉटम, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इससे मतलब नहीं होता। कलेक्ट एट द बॉटम तो of the electrolytic cell काम करो, of the कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करना, ठीक है? electrolytic cell ठीक, below the anode, below the anode in the form of anode, in the form of anode mud। आपको पूछा जा सकता है कि एनोड मड से आप क्या समझते हैं, तो बताइए क्या समझते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, वो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं बताइए? एनोड के बॉटम वाले पार्ट पे, यहाँ जहाँ मैंने दिखाया है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, देखिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि इससे कुछ वैल्यूएबल मेटल्स जैसे कि सिल्वर और गोल्ड भी रिकवर होगा। कॉपर तो आपका कहाँ डिपॉजिट हो गया? कैथोड पे, प्योर मेटल के रॉड के ऊपर वो डिपॉजिट होता चला गया, तो ये थिकर हो जाएगा, ये थिनर। और इस तरीके से आपने जो लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर की क्या कर लिया आपने? रिकवरी। और अगर मोर रिएक्टिव होगा तो क्या बना देगा अपना? सॉल्यूशन, ठीक है ना। और शायद हमने ये प्रैक्टिकल किया भी है ना, आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है और कलर क्या दे देता है? ग्रीन। याद है आपको? ओके, तो चलिए नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल सर्व टू पर्पस। नोट कर लिया ये? हाँ, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? अब कहने का मतलब यहाँ से क्या आया कि ये ER क्या है बताइए? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके दो पर्पस है, दोनों नोट कर लेते हैं। देयर आर टू पर्पस। और अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो इट सर्व्स बहुत तेजी से घटेगा। टू पर्पस, टू पर्पसेस। व्हाट आर द पर्पसेस? पहला तो क्या मिल गया मुझको बताइए? प्योर मेटल, ओके। इट रिफाइंस द मेटल, it refines the metal concerned। जिस मेटल को भी आपको रिफाइन करना था, जैसे कि यहाँ पर कॉपर। और दूसरा क्या होता है? इट enables to recover other valuable metals, okay? It enables to recover other valuable metals like, एग्जाम्पल बताइए? Ag सिल्वर, Au गोल्ड कहाँ पर होते हैं? presents as impurities at the metal being in the metal being refined। present as impurities in the metal being refined, in the metal being
सल्फाइड। ओके, नाउ देखिए सारी ये हमने स्टडी कर ली है। स्टडी के बाद अब हम एक चार्ट बनाएंगे। ओके, और उस चार्ट में हम देखेंगे हमने अभी तक क्या क्या किया है। एक चार्ट हम बना लेते हैं, समरी जो की है। देयर इज अ टेबल या जो भी आप बोल सकते हैं, समरी हमने बनाई हुई है। देखिए समरी हमने बनाई हुई है। इस समरी में हमने जितना भी अभी तक स्टडी किया उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमको ओर मिलता है, उस ओर के कुछ नाम होते हैं, उसमें कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कॉपर ग्लैंस, कॉपर का ओर का नाम है, और उसमें कंपाउंड कौन सा होता है, कॉपर सल्फाइड। ओके, कॉपर सल्फाइड। इस ओर को फिर हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, याद है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। और फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर या तो मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे, या तो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे, या तो हाईली रिएक्टिव। सबसे पहले हमने स्टडी किया था हाईली रिएक्टिव कॉन्सेंट्रेटेड मेटल के ओर हमने लिए थे, और उससे हमने प्योर मेटल कैसे बनाया था बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, याद है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को हमने मोल्टन फॉर्म में लिया था, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, तो हमको सोडियम मिला था, याद है, लिक्विड के फॉर्म में। मॉडरेटली रिएक्टिव में हमने देखा था हमको दो तरह से मिलते हैं, या तो कार्बोनेट ओर होते हैं या तो सल्फाइड ओर होते हैं। कार्बोनेट ओर को हम कैसे लेते हैं, कैल्सिनेशन से। कैल्सिनेशन क्या होता था याद करिए, कार्बोनेट ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर, ओके, एब्सेंस ऑफ एयर में कार्बोनेट ओर से हम क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड। और इसी तरीके से मॉडरेटरी रिएक्टिव में हमको सल्फाइड के ओर मिलते थे, तो हम उसकी रोस्टिंग करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। दोनों ही केसेस में हम कैल्सिनेशन करें या रोस्टिंग करें, हमको क्या मिलता था, मेटल का ऑक्साइड। तो डाउट है बताइए। फिर इस मेटल के ऑक्साइड को आप रिडक्शन करते थे कार्बन या एल्युमिनियम पाउडर के साथ, ठीक है ना। हमको मेटल मिलता था फ्री मेटल जो कि इम्प्योर होता था, रिफाइनिंग कर ली तो प्योर मेटल बन गया। रिफाइनिंग हम मोस्टली किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेस रिएक्टिव मेटल में अभी हम लोगों ने देखा था, जनरली हमको क्या मिलते हैं लेस रिएक्टिव मेटल में, मेटल के सल्फाइड ओर, जैसे कि सेनाबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड और कॉपर ग्लैंस में कंपाउंड कौन सा होता है, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, दैट इज क्यूप्रस सल्फाइड। ओके, फिर उसकी हमने रोस्टिंग करी थी, याद है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। HGS के केस में हम रोस्टिंग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, HGO। रोस्टिंग करते जाते हैं और फिर उसको अलोन हीट कर देते थे, लेकिन CO2S के केस में कॉपर ग्लैंस जब हमको मिलता था तो रोस्टिंग करते थे फिर स्टॉप करते थे, याद है। जब स्टॉप करते थे फिर उसको हीट करते थे तो Cu2O और Cu2S दोनों का मिक्सचर हीट होता था और हमको कॉपर मेटल फ्री मिलता था जो कि इम्प्योर होता था, और उसकी हम क्या करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे। ओके, इसके बाद एक और कंसेप्ट है मेरे पास, उसे भी देखें प्लीज। देखिए याद रखिए, अगर कोई और आपको हीट करने पर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और या तो आपने डाइल्यूट एसिड के साथ उस ओर को ट्रीट किया, दो बातें याद रखिए, अगर कोई और हीट करने पर आपको CO2 दे या डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करने पर आपको CO2 दे, तो उस पक्का वो और कौन सा होगा, कार्बोनेट ओर। कोई डाउट है, क्योंकि कार्बोनेट ओर। ओके, कोई डाउट है बताइए, क्योंकि मेटल के कार्बोनेट एसिड के साथ क्या देते हैं, CO2 गैस, पढ़ा है हमने पहले। ओके, और अगर आप कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस मिलती है, CO2 मिल रही, तो पक्का वो मेटल का ओर कौन सा ओर है, कार्बोनेट ओर। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको किसी मेटल के ओर को हीट करने पर, एयर में हीट करने का मतलब रोस्टिंग करने पर अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रही है तो पक्का वो मेटल का ओर कौन सा मेटल का ओर है, सल्फाइड ओर। और वहीं अगर आपको किसी मेटल के ओर को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करने पर भी क्या मिल रहा हो, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑन द ट्रीटमेंट विद ऑन द ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड एनी मेटल ओर गिव्स SO2, not SO2, sorry,
इट विल गिव H2S। याद रखिए, फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, अगर किसी मेटल के ओर को आपने गर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, या आपने उसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो इट विल बी कार्बोनेट ओर। वहीं पर दूसरी तरफ अगर किसी मेटल के ओर को आपने हीट किया है एयर के प्रेजेंस में और आपको SO2 गैस मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, तो द ओर विल बी सल्फाइड ओर। वहीं पर अगर आपने उसको एयर में गर्म नहीं किया, आपने उसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया और वो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दे रहा है H2S, तब भी वो और क्या है, सल्फाइड और होने की कितने केस है, 2। एयर में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड, डाइल्यूट एसिड के साथ H2S, लेकिन कार्बोनेट का एक ही गैस देता है, दैट इज CO2। चाहे आप उसे गर्म कर दीजिए उस ओर को, चाहे डाइल्यूट एसिड के साथ आप ट्रीट करिए। ओके, तो इसी पे बेस एक क्वेश्चन देखिए मेरे को पूछा गया है, एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू फ्री मेटल। बताइए भाई क्या है। यस, वेरी गुड। मेटल का कार्बोनेट है, उसे गर्म करने पर अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो क्या स्टेप लेंगे आप उसको प्योर करने में? तो आंसर है उस मेटल के कार्बोनेट को, ध्यान दें, उस मेटल के कार्बोनेट को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका कैल्सिनेशन करूंगा। कैल्सिनेशन कैसे होता है, एयर नहीं लगाना है आपको, इन द एब्सेंस ऑफ एयर मुझे मिल क्या क्या जाएगा, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और क्या मिल जाएगा बताइए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस मेटल के ऑक्साइड को मैं क्या करूंगा, रिडक्शन। इस मेटल के ऑक्साइड का मैं रिडक्शन करूंगा, और जब मैं रिडक्शन करूंगा तो उसके लिए डिपेंड करता है कि कैसा मेटल है वो, या तो कार्बन का यूज करेंगे या तो एल्युमिनियम पाउडर का। ठीक है, जनरली हम कार्बन का यूज करते हैं, मेटल का ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है और मेटल क्या हो जाता है, फ्री। तो मेटल फ्री हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में मुझे साथ में मुझे कौन सी गैस निकलती है अगर मैंने कार्बन लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैंने कार्बन लिया, कार्बन की हेल्प से रिडक्शन कराया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस मेटल को मैं क्या करूंगा बताइए, मेटल को क्या करूंगा अब मैं, प्यूरिफाई, है ना, रिफाइनिंग करूंगा विद द हेल्प ऑफ, यस, रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और मेटल अब मुझे मिल जाएगा प्योर मेटल, और साथ में क्या मिलेगा, एनोड मड तब मिलेगा जब मेटल्स, जो इम्प्योरिटीज वाले मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, और मुझे इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में तब चली जाएंगी जब वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कोई डाउट है? दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स, प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट वी विल डू कोरोजन। ओके।